अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। किसी भी शख्स का माजूर हो जाना हमारे माशरे में उसकी नाकामी और बेकारी से मुंसलिक किया जाता है। माजूरी की वजह से लोगों की चलती ज़िंदगी का पहिया रुक जाता है। आज मैं होप रिहेबिलिटेशन सेंटर में मौजूद हूँ, जो माजूर अफराद को मसनूई अज़ा फराहम करके उनको ज़िंदगी में आगे बढ़ने में बहुत मदद करते हैं। आइए चल के जानते हैं कि होप रिहेबिलिटेशन सेंटर किस तरह से काम कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे बताइए कि क्या हादसा पेश आया और ये किस तरह से? मुझे 8 साल की उम्र में पाँव पे छाला पड़ा था, उससे ही आगे बढ़ गया। इलाज कराते गए, नहीं ठीक हुआ अभी तक। फिर टांगें कटवाना पड़ी मुझे। अच्छा, कि इतना वो बढ़ गया पाँव का छाला कि वो आपको टांगे कट, दोनों टांगे? हाँ जी, पहले अदारा वालिया मजूरा में जाते थे, बाद में 2005-06 से यहाँ से हलवा ये टांगे लगवाई हैं। इन लोगों ने बहुत तावन किया हमसे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पहले की ज़िंदगी में, आपका तो खैर बचपन ही था, क्या फ़र्क महसूस करते हैं ज़िंदगी में? अल्लाह का शुक्र ही अदा करते हैं जितना भी हो सके। ठीक है, जो भी है। तो इस रिहेबिलिटेशन सेंटर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये डॉक्टर खालिद न्याज़ साहब बहुत अच्छे हैं, कोई पैसा नहीं लिया हमसे। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है भाई आपका? वालेकुम सलाम, मेरा नाम मोहम्मद सईद। क्या हादसा पेश आया? मेरा एक्सीडेंट हुआ था। बाइक से गिरे थे? जी हाँ, टांग हड्डी टूट गई थी जिसकी वजह से वेनें काटी गई थी। मैंने ऑपरेट करवाया था लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं था? नहीं, यानी कि खून की ब्लीडिंग नहीं चली थी। किस उम्र में हादसा पेश आया? तकरीबन 2 साल हो गए। तो क्या महसूस करते हैं फ़र्क पहले की ज़िंदगी में आपकी ज़िंदगी में? बस अल्लाह पाक का शुक्र है, फिर भी अल्लाह पाक ने नई ज़िंदगी दी। चलें, आपने बस हिम्मत और हौसला नहीं छोड़ना और इंशाल्लाह आप जल्द ठीक हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? आसिम इकबाल। अच्छा आसिम, मुझे बताएं कि क्या हादसा पेश आया? ये मेरा एक्सीडेंट हुआ था बाइक से? हाँ, बाइक से ट्रक के नीचे आ गया। तो क्या फ़र्क महसूस करते हैं पहले की ज़िंदगी में आपकी ज़िंदगी में? अल्हम्दुलिल्लाह, जिस हाल में खुदा रखे हम खुश हैं। अच्छा आसिम, मुझे ये बताएं कि होप रिहेबिलिटेशन सेंटर आप कब कब आते हैं? ज़रूरी नहीं कि मतलब कोई फिक्स टाइम हो, जब कोई प्रॉब्लम होती है तभी आते हैं। तो प्रॉब्लम क्या होता है तो यूजुअली? कभी कोई चीज़ मतलब ख़राब कर रही है, मतलब लग रही है, या वैसे कोई जख्म हो जाए, या कोई मतलब ऐसे कुछ भी इशू आ रहा है तो कुछ टूट जाए, कुछ वैसे टूटता प्रॉब्लम तो वैसे है नहीं है, मतलब कभी वो प्रॉब्लम कोई करते हैं, जैसे कि वो तो जॉइंट हो गया, या कोई आवाज़ देना शुरू हो जाए, या वैसे कोई मतलब लेग छोटी बड़ी हो जाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरदार हुमायूं अली खान है। क्या हादसा पेश आया? मैं 98 में मेरे साथ पाँव में ज़ख्म हो गया था। अच्छा। डायबिटिक की वजह से। इतनी बिजी लाइफ थी कि मुझे लाजमी उधर 18-16 घंटे काम करना पड़ता था, और कभी इतना सोचा ही नहीं था। और रात को आते थे तो वो ज़ख्म होता था, उसको पट्टी करते थे, फिर चलता रहता था। 2005 में मैंने ये इस पोजीशन में आ गया था कि या ये टांग काटी जाएगी या फिर ये है कि डेथ हो जाएगी, क्योंकि मेरा जो बॉडी है वो जिस्म मेरा बिल्कुल सूख गया था, उसमें कोई मांस नहीं था, हड्डियाँ रह गई थी सिर्फ। अच्छा। तो देन द डॉक्टर एडवाइस मी कि ये आप इसको सर्जरी करा लें। तो उसने मुझे सिर्फ एक बात बताई जिस पे सारी फैमिली और मैं मादा हो गए, ये बॉडी अल्लाह ताला की नेमत है और ये पार्टली भी जा सकती है। बिल्कुल जी। तो खैर हम एग्री करके पहले की जिंदगी में और अब की जिंदगी में क्या फर्क महसूस? मैं तो आपको यकीन कर रहा हूँ, मैं छत को 3 महीने बिल्कुल छत को देखता था और तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि मैं उठ के खड़ा हो सकता हूँ। तो वो तकलीफें हुई बहरहाल, मगर डॉक्टर साहब ने जो मेरे पर एहसान किया, ये 2006 को मैंने ये सिस्टम लगाया। मेरा जो क्लब में जाता हूँ या दूसरों दोस्तों से मिलता हूँ, कई दोस्त आज 20-25 साल से मुझे मिल रहे हैं। अचानक उन्हें पता लगता है कि मैं आर्टिफिशियल ट्रांस हूँ। क्रेडिट गोज टू होप एंड डॉक्टर खालिद न्याज़ साहब। और आप बहुत सारे लोगों के लिए रोल मॉडल हैं, इंस्पिरेशन हैं, और इसी तरह आपका हौसला जो है वो बुलंद रहे। बहुत शुक्रिया।
नाजरीन, इस वक्त मैं डॉक्टर खालिद नियाज न्याजी के साथ मौजूद हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम जी, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, ये होप रिहेबिलिटेशन सेंटर का क़याम कब अमल में आया? ये हमने 1989 में एक होप रिहेबिलिटेशन सोसाइटी के नाम से एक एनजीओ की बुनियाद रखी। उसके अंडर फिर हमने ये एक जगह लेके उस पर ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड की। डॉक्टर साहब, ये होप रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाने का ख्याल आया कैसे? मैं एक्चुअली मेडिकल डॉक्टर हूँ, मैं मेयो हॉस्पिटल में सर्विसेज दे रहा था। मेरी स्पेशलिटी थी रिहेबिलिटेशन यानी बहाली माजूरा। जी। ऑर्थोपेडिक मेरा फील्ड है। तो जब मैंने क्वालिफाई किया, बाहर से होके आया, तो मैंने सोचा इसमें प्रैक्टिस की जाए। जब प्रैक्टिस जो इंसान करता है, कुछ पैसे कमाने की भी लालच होती है, कुछ खिदमत भी होती है, सारे जज्बे मिले जुले होते हैं। जब आपने प्रैक्टिस शुरू की तो आप देखते हैं कि मैं रिहेबिलिटेशन में उनको कोई गोली, दवाई या टीका तो नहीं लिख के दूंगा, मैं कोई ड्रिप तो नहीं लगाऊंगा। इनको तो रिहेबिलिटेशन के लिए महंगे अज़ा की ज़रूरत है। इनको रिहेबिलिटेशन के लिए, फिजियोथेरापी के लिए बहुत जदीद मशीनरी की ज़रूरत है। पेशेंट जो है जिसका बाजू कट गया उसको एक बाजू की ज़रूरत है, टांग जिसकी कट गई जो मारूम हो गया उसको एक टांग की ज़रूरत है। तो मैं उसको प्रेस्क्राइब क्या करूँगा, मैं क्या लिखूँगा कि बाज़ार से ये चीज़ ले लें? ऐसी चीज़ें तो बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। फिर मैंने सोचा कि एक अदारा बनाया जाए जिसमें इन लोगों को जो ज़रूरतमंद भी हैं, एक अच्छा खासा खाता पीता नौजवान है, जब वो उसकी टांग कट जाती है, चाहे वो ड्राइवर है या एक्सीडेंट में, तो उसके आगे फिर वो फाइनेंशियल मामलात जो हैं वो आगे रुकावट बन के खड़े हो जाते हैं, तो वो मुस्तफ़ीद नहीं हो सकता। उनके लिए फ़ंड रेज़ करना, उस फंड से, पब्लिक से फ़ंड लेके हम वो जदीद मशीनरी, जदीद अज़ा, जदीद पुर्ज़े ख़रीदना। फिर हमने जिस्मानी माजूरी को बगौर स्टडी किया, ज़रूरियात का जायज़ा लिया, टेक्नोलॉजी देखी, बाहर क्या हो रहा है, हम कहाँ हैं, हम बहुत पीछे थे। तो अल्लाह का फजल है कि हमने इसमें बहुत सारे रुझानात जो है मुतारफ़ कराए। पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स को भी हमने तालीम दी, वहाँ लेक्चर दिए। और एक जो सर्जरी होती है जिसमें एम्पुटेशन सर्जरी हम कहते हैं, जैसे शुगर में या कैंसर में टांग कट जाती है, तो ऑपरेशन का जो स्टाइल होता है वो भी हमने मुतारफ़ कराया। आप लोगों को मसनूई आज़ाद तो फराहम करते हैं, इसके अलावा और क्या क्या सहूलियात हैं यहाँ लोगों के लिए? हमारे यहाँ एक मसनूई आज़ाद दो किस्म के होते हैं। एक है किसी शख्स या किसी पेशेंट की किसी वजह से उनका जो लिम्स हैं या अज़ा वो ज़ाया हो गए। अपर लिम्स हो सकते हैं जिसमें बाजू, हाथ या कोहनी या शोल्डर है। लोअर लिम्स में टांग ज़ाया हो गई, आधी कट गई किसी वजह से, पूरी ज़ाया हो गई या पाँव ज़ाया हो गया। दूसरी सर्विसेज हैं जो इंसान ठीक होता है लेकिन उसमें अज़ा में कमज़ोरी वाक़ई होती है, पैदाइशी तौर पे। पैदाइशी भी हो सकती है, बाद में हो सकती है। सबसे कॉमन एग्जांपल पोलियो है। नौजवान हैं, बूढ़े हैं, या जो औरतें हैं या बच्चियां हैं, वो चल नहीं सकते, उनकी टांगें बिल्कुल मफलूज हुई हुई हैं। उनके लिए हम सपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं जिसको हम अपनी लैंग्वेज में ब्रेसेस कहते हैं या आर्थोटिक्स कहते हैं। या दिमागी फालिज के बच्चे हैं जिनके पाँव टेढ़े हैं, उनको हम ऐसे शूज़ देंगे, जैसे क्लब फुट है, पैदाइशी तौर पर टेढ़े पाँव के बच्चे पैदा फ्लैट होते फुट हैं। के साथ बच्चे फ्लैट पैदा फुट माजूरी के ज़मरे में नहीं आता, वो एक कंडीशन है जिसमें चलने में और वो दुश्वारी होती है। क्योरेबल उस तरह से नहीं है? नहीं, क्योरेबल भी है। सबसे कॉमन एग्जांपल है क्लब फुट, पैदाइशी बच्चे टेढ़े पाँव के साथ पैदा होते हैं। उसमें हमारे सर्जन हजरात जो हैं उसको सर्जरी भी करते हैं और प्लास्टर लगा के उसको सीधा करने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद फौरी तौर पर उनको स्पेशल शू देना ज़रूरी होता है। वो ना दें तो फिर ये टेढ़ापन दोबारा 3 साल की उम्र में आ जाता है। और जब शू का जिक्र आया तो डायबिटिक शूज़ भी एक बड़ी मशहूर किस्म की एक फैसिलिटी है। जो शुगर में पेशेंट होते हैं जिनके ज़ख्म हो जाते हैं, पाँव के तलवे जो हैं उसमें बहुत गहरे ज़ख्म होते हैं, पेशेंट चल नहीं सकते, और उस ज़ख्म का इलाज ना किया जाए तो बाद में वो एम्पुटेशन हो जाती है। तो हम उस स्टेज पे पहुंचना ही नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि इनको पहले इस प्रॉब्लम को अरेस्ट किया जाए। तो डॉक्टर साहब वो कहाँ से मिलते हैं? वो पाकिस्तान में ही बनते हैं या कहीं हम से? खुद भी बना रहे हैं, हमने ऐसे ट्रेन किए हुए हैं कारीगर। ऐसी शू फैक्ट्रीज हैं जिसके अंदर ये फैसिलिटीज़ हमने क्रिएट की हुई है, वहाँ से भी बन के आ जाते हैं, हमारे अपने कारीगर भी बनाते हैं। इस तरह जो मैंने अथॉरिटी की बात की स्पोर्ट्स के लिए, ऐसी बच्चियाँ जो 10-11 साल की उम्र में होती हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी में टेढ़ापन होता है, जो पंजाबी में कहते हैं कुब निकल आता है, पीछे हम्प सा हो जाता है। उसको 13-14 साल से लेकर 20 साल की उम्र तक उनको जैकेट मिलती है जिसको हम स्पाइनल ब्रेस कहते हैं। वो बहुत ज़रूरी होती है। तेज़ी से ग्रोथ हो रही होती है और उसके कमर की हड्डी को सीधा करना है। अगर कंप्लीट सीधी ना हो सके तो उसको टेढ़ेपन से मज़ीद रोकना है। ये टेक्नोलॉजी होप ने मुतारफ़ कराई, हमें बड़ा फ़ख्र है इस चीज़ पे। हमने बहुत सारी चीज़ें मुल्क में मुतारफ़ कराई और ट्रेंड चेंज किया। सालाना कितने जो है आपको फंड्स की ज़रूरत होती है होप रिहेबिलिटेशन सेंटर के लिए? देखें, जो लिम्स हैं, आर्थोटिक्स हैं या प्रोस्थेटिक हैं, ये एक महंगी टेक्नोलॉजी है। इस पे बहुत कास्ट आता है, इसको फैब्रिकेशन पे लेबर भी बहुत लगती है और बहुत ज़्यादा मटेरियल जो है वह इम्पोर्टेड है। कॉस्ट कम करने के लिए मैं हुकूमत से अपील करूँगा कि ऐसे मटेरियल्स पे
ड्यूटियाँ नहीं होनी चाहिए, या ऐसे अदारे हैं जो ये मटीरियल यूज़ करते हैं उन पर टैक्स की छूट होनी चाहिए, और ये पाकिस्तान में प्रोडक्शन होनी चाहिए। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जो अफराद आपके पास आते हैं, माजूर अफराद आते हैं, माजूरी के बाद उनकी नफ्सियात पे कितना बड़ा असर पड़ता है? बहुत बड़ा सेटबैक होता है। आपके लिम्ब का कोई हिस्सा या आपकी बॉडी का कोई हिस्सा ज़ाया हो जाए, चाहे वो नौजवान खातून हो, स्टूडेंट लाइफ में गुजर रहा हो, वो अपने फ्यूचर की तरफ देखता है तो एक बहुत बड़ा धचका लगता है। वो समझते हैं कि हम इस दुनिया में रहने के काबिल नहीं हैं। कोई खातून है, उसका घर बर्बाद हो सकता है, वो माजूर हो गई है तो वो सोचती है कि मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। उसका मियाँ अगर माजूर है तो खातून भी सोचती है। तो ये नफ्सियात तो इंसान के साथ जुड़ी हुई है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अभी तक कितने माजूर अफराद को आप लोग मसनूई अज़ा लगा चुके हैं? देखिए, हमारे पास जो प्रोस्थेटिक्स केसेस हैं वो 4 से 5 या एवरेज डेली आते हैं, और जो ऑर्थोटिक्स हैं जैसे पोलियो ब्रेसेस हैं, स्पाइनल जैकेट्स हैं, क्लब फुट के शूज़ हैं, उसकी तादाद बहुत ज़्यादा है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। बहुत वेलकम जी, बहुत मेहरबानी आपकी।